नॉलेज आवर में आप सभी का स्वागत है। आज का मेरा जो लेसन है वॉइस है। आज मैं आप लोगों को वॉइस पढ़ाने जा रहा हूँ। वॉइस को हिंदी में वाच्य कहते हैं। किसी भी सेंटेंस को हम दो प्रकार से लिख सकते हैं। एक होता है कर्ता के अनुसार और एक होता है कर्म के अनुसार। तो यदि डूअर यानी कर्ता के अनुसार यदि सेंटेंस होता है तो वो एक्टिव वॉइस में कहा जाता है, क्योंकि क्रिया का संपादन करने वाला कर्ता होता है। और यदि हम किसी सेंटेंस को कर्म के द्वारा लिखते हैं तो वो कर्म के अनुसार होता है, तो वो हो जाता है पैसिव वॉइस में। ठीक है, पहले एक एग्जाम्पल समझिए, उससे ज़्यादा क्लियर होगा। जैसे हमने यहाँ पर लिखा राम इज बीटिंग। इसका हिंदी में न होता है राम इज बीटिंग। ये बीटिंग जो वर्ब है, ये जो इज बीटिंग जो वर्ब है, इसका संपादन राम के द्वारा हो रहा है। ठीक है, यानी राम इज बीटिंग। बीटिंग, बीट माने पीटना। तो इसका मतलब है कि राम किसी को पीट रहा है। राम किसी को पीट रहा है। तो यदि राम किसी को पीट रहा है, इसका मतलब जो पीटने की जो क्रिया है वो राम के द्वारा संपादित हो रही है। ठीक है, एक दूसरा सेंटेंस लीजिए। राम इज बीइंग बीटन। दूसरा सेंटेंस पर ध्यान दीजिए। यहाँ देखिए, राम इज बीइंग बीटन, दोनों में राम है। राम दोनों में है। राम इज बीटिंग यानी राम पीट रहा है, तो राम किसी को पीट रहा है। ठीक है, तो पीटने का जो पीटना जो एक्शन है उसका संपादन करने वाला राम है। यानी ये होगा डूअर ऑफ राम जो है, यहाँ पर ये जो बीटिंग एक्शन है उसको करने वाला है, यानी डूअर ऑफ द एक्शन राम है यहाँ पर। ठीक है, माने क्रिया को करने वाला, पीटने वाला यहाँ राम है। तो ये जो आपका सेंटेंस है ये एक्टिव वॉइस में हुआ। ठीक है, क्योंकि जो पीटने की क्रिया है वो राम के द्वारा हो रही है, यानी राम जो है यहाँ पर सक्रिय है। ठीक है, तो यहाँ पर एक्टिव वॉइस में कहा जाएगा। यहाँ देखिए, राम इज बीइंग बीटन, दोनों में राम है, लेकिन इसमें है कि राम किसी को पीट रहा है, लेकिन यहाँ पर है राम इज बीइंग बीटन। इसके अनुसार हो रहा है कि राम किसी के द्वारा पीटा जा रहा है। राम स्वयं पीटा जा रहा है किसी के द्वारा। तो ठीक है, राम स्वयं किसी के द्वारा पीटा जा रहा है। तो ये जो यहाँ ये जो दूसरा इस जो सेकेंड सेंटेंस जो है, इस ये पता चलता है कि यहाँ पर जो रिसीवर ऑफ द एक्शन जो है, रिसीवर पहले में था, डूअर ऑफ द एक्शन जो राम था, वो क्रिया को या बीटिंग जो पीटने का काम जो है वो राम कर रहा था। लेकिन इसमें जो सेकेंड सेंटेंस में है कि राम स्वयं किसी के द्वारा पीटा जा रहा है। ठीक है, दोनों में डिफरेंस। तो ये जो हुआ आपका पैसिव वॉइस में हुआ। क्यों कि इस सेंटेंस में राम जो है निष्क्रिय है। राम के द्वारा कोई काम नहीं हो रहा है, बल्कि राम
राम खुद पीटा जा रहा है। ठीक है, तो जहाँ पर यदि आपका जो डूअर ऑफ द एक्शन, जो क्रिया को करने वाला यदि सक्रिय रहता है, तो क्रिया को यानी किसी भी क्रिया को संपादन करने वाला सक्रिय होता है, तो वहाँ पर होता है एक्टिव वॉइस। और जहाँ पर आपको समझिए कि जो आपका जो डूअर है वो खुद निष्क्रिय होता है, यानी उसके द्वारा जब कोई काम नहीं किया जा रहा होता है, तब वहाँ पर रिसीवर ऑफ द एक्शन होता है। तो इसलिए किसी भी सेंटेंस को हम दो प्रकार से लिख सकते हैं, या एक होता है डूअर ऑफ द एक्शन के द्वारा, यानी तो वो होता है एक्टिव वॉइस में, और यदि सेंटेंस को हम रिसीवर ऑफ द एक्शन के द्वारा करेंगे तो वहाँ पर पैसिव वॉइस में होता है। सबसे प्रथम बात है कि जब भी एक्टिव से पैसिव होता है, तो किसी भी सेंटेंस हम ऐसे सेंटेंस का पैसिव करते हैं जिसका मतलब आपका जो क्या बोलते हैं उसको, माने जो हिंदी में बोलते हैं ना सकर्मक क्रिया, यानी ऑब्जेक्टिव, है ना। ऑब्जेक्टिव यदि वर्ब होगा तभी हम उसको उसी का वॉइस हो सकता है। यदि मतलब किसी वर्ब का यदि ऑब्जेक्ट नहीं है ना, अंग्रेजी बोलते हैं उसको ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है ना, यानी सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया यानी ट्रांजिटिव वर्ब। तो देखिए वॉइस तभी होगा जबकि किसी भी सेंटेंस का वर्ब ट्रांजिटिव होगा। और यदि कोई वर्ब जिसका माने जो इंट्रांजिटिव है, यदि कोई वर्ब इंट्रांजिटिव है तो उसका पैसिव वॉइस नहीं हो सकता है। क्यों कि देखिए जो वॉइस होता है एक्चुअली वो वर्ब का ही वॉइस होता है। वॉइस एक्चुअली वर्ब का ही होता है और किसी का नहीं होता है। इसलिए यदि वर्ब ट्रांजिटिव है, यदि किसी वर्ब का कोई ऑब्जेक्ट है तभी उसका पैसिव होगा, और यदि किसी वर्ब का कोई ऑब्जेक्ट नहीं है यानी वर्ब इंट्रांजिटिव है तो उसका ऑब्जेक्ट उसका पैसिव वॉइस नहीं होगा। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, जो वॉइस होता है वर्ब का ही वॉइस होता है, एक्चुअली वर्ब का ही वॉइस होता है। ठीक है, तो इस बात को हमेशा नोट करेंगे कि यदि कोई वर्ब माने ट्रांजिटिव है, यदि किसी वर्ब का कोई ऑब्जेक्ट है तब तो उसका वॉइस पैसिव वॉइस होगा, और यदि किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है यानी यदि कोई वर्ब इंट्रांजिटिव है तो उसका पैसिव वॉइस नहीं होगा। अब देखिए, अब हम ये दोनों बातें आपको लिख कर बताते हैं कि ट्रांजिटिव वर्ब कैसे होता है और इंट्रांजिटिव वर्ब कैसे होता है। देखिए एक सेंटेंस देते हैं, राम इज ईटिंग ए मैंगो, और दूसरा हम देते हैं राम इज ईटिंग। दो सेंटेंस आपके सामने है। पहला है राम इज ईटिंग ए मैंगो। ईटिंग जो है आपका वर्ब है, ठीक है। दूसरा में आप देख रहे हैं ईटिंग यहाँ वर्ब है, और इसका अब यदि सेंटेंस या पहले सेंटेंस में एक सवाल करते हैं आपसे कि राम इज ईटिंग ए मैंगो, इसे हिंदी में नहीं होता है राम आम खा रहा है। यदि मैं सवाल करूं कि राम क्या खा रहा है, राम क्या खा रहा है, तो आपका आंसर क्या होगा, मैंगो। ठीक है, तो इसका मतलब है ये जो मैंगो जो है ईटिंग जो वर्ब है उसका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इसलिए तो यदि ईटिंग का ऑब्जेक्ट यहाँ मैंगो है तब तो ईटिंग को हम कहेंगे ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, दूसरा सेंटेंस में देखिए राम इज ईटिंग, राम खा रहा है। एक सवाल करते हैं आपसे कि राम क्या खा रहा है,
आपको कोई आंसर नहीं मिलेगा कि राम क्या खा रहा है। राम इज ईटिंग, इससे केवल मालूम हो रहा है राम खा रहा है। राम क्या खा रहा है कोई पता नहीं चलता है। तो इसका मतलब है इस ईटिंग या जो ईटिंग आपका वर्ब है इसका यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। तो यदि ईटिंग का कोई यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है इसका मतलब है ये जो ईटिंग है यहाँ पर इंट्रांजिटिव वर्ब हुआ। तो इसे ध्यान रखिएगा, यदि किसी वर्ब का कोई ऑब्जेक्ट हो तो उसे बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब, और यदि किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं हो तो वो होता है इंट्रांजिटिव वर्ब। तो यदि कोई वर्ब ट्रांजिटिव होगा यानी यदि किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा तब उसका पैसिव हो सकता है, और यदि किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो उसका पैसिव नहीं हो सकता है। ठीक है, ये क्लियर, मैं समझता हूँ आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब पहले भी पढ़ाया जा चुका है कि जिस वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है उसे बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब, और जिस वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं होता है उसे बोलते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। जैसे यहाँ पर ईटिंग आपका वर्ब है, इसका ऑब्जेक्ट आपका मैंगो है, तो ये जो यहाँ जो ईटिंग है ये जो है ट्रांजिटिव वर्ब है क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट मैंगो है। यहाँ जो ईटिंग है ये वर्ब है किंतु इसका कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर नहीं है, इसका मतलब है ईटिंग यहाँ जो वर्ब है ये आपका इंट्रांजिटिव है। ठीक है, अब हम आते हैं मेन मुद्दा पर। मेन मुद्दा यह है कि आज मैं जो प्रेजेंट टेंस का जो फर्स्ट काइंड है प्रेजेंट इंडेफिनिट उसका मैं अभ्यास करने के लिए आपको बताऊंगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का यदि कोई सेंटेंस हो तो उसका पैसिव अभ्यास कैसे किया जाएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट का आप लोगों को मैं जब टेंस पढ़ाया था तो हर टेंस का स्ट्रक्चर बताया था। ठीक है, तो यहाँ देखिए इसका स्ट्रक्चर जो है आपको बताया था आपको कि इसमें पहले सब्जेक्ट होता है, इसके बाद वर्ब होता है, इसके बाद वर्ब में एस या ईएस होता है, इसके बाद में ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर यही था, पहले सब्जेक्ट होता है, इसके बाद वर्ब होता है, और सब्जेक्ट यानी सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार उसका वर्ब होता है जिसमें एस या ईएस लगा रहता है, इसके बाद में ऑब्जेक्ट होता है। एक सेंटेंस लीजिए इस पर, जैसे सब्जेक्ट की जगह हमने ही लिया और यहाँ पर वर्ब, यहाँ पर हमने आपको डू लिया, और चूँकि ये ही जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है इसलिए डू में आपको ईएस लग जाएगा। ही डज ए, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट की जगह पर हम लिख लिया यहाँ पर वर्क, ही डज ए वर्क। ये आपको जो हुआ, ये जो सेंटेंस हुआ ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का हुआ। ठीक है, अच्छा, और अब यदि मान लीजिए कि हमको ही डज ए वर्क का यदि पैसिव करना होगा तो यहाँ देखिए चूँकि डज जो है आपका वर्ब है और इसका ऑब्जेक्ट यहाँ पर वर्क है, इसका मतलब डज जो है आपको ट्रांजिटिव वर्ब है, तब इसका पैसिव हो सकता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर, अब आगे एक सेंटेंस लेते हैं,
राम राइट्स ए लेटर। ठीक है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। राम राइट्स ए लेटर। ठीक है, राम एक पत्र लिखता है। राइट का ऑब्जेक्ट यहाँ लेटर है। इसका मतलब हुआ ये जो राइट जो है आपका ट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि ट्रांजिटिव वर्ब राइट का ये लेटर यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। इसका पैसिव हो सकता है। अब देखिए, अब इसका पैसिव करने के लिए क्या करना होगा। ये जो आपका जो है, अब यदि इसका इसको हम एक्टिव में मानते हैं। अब यदि इसका पैसिव करना होगा तो क्या करना होगा। बहुत ईजी है, थोड़ा सा ध्यान समझ में आ जाएगा। क्या करना होगा, ये जो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है ये लेटर, इसको हम पहले ले आएंगे। देखिए जी, समुद्र का मंथन जितना आप कीजिएगा, जितना मंथन कीजिएगा उतनी परेशानी होगी, और उतनी माने बहुत ज़्यादा परेशानी। यदि समुद्र का मंथन ज़्यादा कीजिएगा तो ज़्यादा परेशानी होगी। ठीक है ना। इससे अच्छा है कि इन शॉर्ट आप लोग समझने का प्रयास करें, और मैं भी इन शॉर्ट ही आप लोगों को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, ताकि आपको आसान तरीके से आपको कोई बात समझ में आ जाए। तो देखिए, जैसे हमने ये लेटर जो है इसको हमने फर्स्ट में कर लिया, ये जो ऑब्जेक्ट था ये लेटर कर लिया। अब इस लेटर के अनुसार, चूँकि ये प्रेजेंट टेंस की क्रिया है, प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, तो यदि हम लोग प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हैं, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात कर रहे हैं, तो हम लोग केवल प्रेजेंट टेंस के ही बारे में सोचेंगे। तो यदि ये लेटर है तो इस लेटर के अनुसार यहाँ पर क्या होना चाहिए, इज, जैसा यहाँ पर जो सब्जेक्ट होगा फर्स्ट में, उसके अनुसार या तो इज होगा, या तो एम होगा, या तो आर होगा। तो हम लेटर के अनुसार, चूँकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो हम यहाँ पर इज लगाते हैं। ठीक है। अच्छा, अब करना क्या होगा, हम पहले बताए हैं कि वॉइस जो है वर्ब का होता है, तो वर्ब आपका यहाँ पर राइट है। ठीक है। तो करना क्या होगा आपको कि देखिए, सब जो ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट को आप पैसिव करने के लिए जो ऑब्जेक्ट जो है उसको पहले रखेंगे। अब उसके अनुसार इज रखेंगे, या एम रखेंगे, या आर रखेंगे, सब्जेक्ट माने इसके अनुसार। इसके बाद ये जो राइट जो आपका वर्ब है, इसका जो थर्ड फॉर्म जो होता है, यानी पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है। तो इसका हो जाता है रिटन, यानी V3, तो हो जाएगा रिटन। तो हो गया ए लेटर इज रिटन। ठीक है, ए लेटर इज रिटन। अब चूँकि यहाँ पर जो पत्र लिखने वाला राम है ना, तो इसको हम बाई लगा करके, यहाँ पर बाई लगा करके और यहाँ पर राम को रख देंगे। अब देखिए, ये जो पहला सेंटेंस था, राम राइट्स ए लेटर, राम एक पत्र लिखता है, तो ये था आपको, ये जो सेंटेंस था ये था डूअर ऑफ द एक्शन, यानी पत्र लिखने का काम कौन कर रहा था, राम कर रहा था। ठीक है। लेकिन ये जो सेंटेंस हुआ ये रिसीवर ऑफ द एक्शन। ठीक है, मतलब ए लेटर इज रिटन बाय राम। अब यह जो सेंटेंस था क्रिया के करने वाले के अनुसार था, लेकिन यह जो सेंटेंस हुआ कि ए लेटर इज रिटन बाय राम, मतलब इसका मीनिंग होता है पत्र राम के द्वारा लिखा जाता है। तो ये जो सेंटेंस हुआ ये हुआ रिसीवर ऑफ द एक्शन। तो यदि रिसीवर ऑफ द एक्शन के अनुसार यदि कोई सेंटेंस होगा तो वो पैसिव वॉइस में होगा, और डूअर ऑफ द एक्शन के अनुसार यदि कोई सेंटेंस होगा तो एक्टिव वॉइस में होगा। ठीक है। और दूसरा सेंटेंस दीजिए, जैसे सीता
कुक्स फूड। यहाँ देखिए, ये कुक्स आपका वर्ब है और इसका ऑब्जेक्ट है आपका फूड, यानी ये कुक जो है ट्रांजिटिव वर्ब है। तो यदि क्यों ट्रांजिटिव वर्ब क्यों कहा जाएगा कि ये जो कुक वर्ब है उसका ऑब्जेक्ट यहाँ फूड है। अब इसका और दूसरी बात है कि वर्ब में एस एस लगा हुआ है, इसका मतलब है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। तो अब क्या करेंगे, यदि इसको हमको पैसिव करना होगा तो क्या करना होगा कि ये जो फूड है इसको आप फर्स्ट में ले आइए, ठीक है। इसको आप मतलब ये जो ऑब्जेक्ट था, जब पैसिव बनाएंगे तो जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पर पैसिव में सब्जेक्ट हो जाएगा। अब इस फूड के अनुसार इज एम आर, तो इज होगा, ठीक है। तो क्या हुआ, द फूड इज। अब ये कुक जो है वर्ब, इसका V3 क्या होता है, यानी कुक का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यानी V3, तो क्या होगा, कुक्ड। हो गया। तो क्या हुआ, द फूड इज कुक्ड, मतलब खाना पकाया जाता है। किसके द्वारा, बाई सीता। बाई लगेगा इसमें, ठीक है, बाई सीता। और सेंटेंस देखिए, दो चार और लीजिए। तो इससे स्पष्ट क्या हो रहा है कि जो पैसिव फॉर्म होता है, पैसिव फॉर्म में होता है, पैसिव फॉर्म में लगता है आपको इज, एम या आर प्लस V3, यही आपका पैसिव फॉर्म का, यही आपका पैसिव फॉर्म है। सब्जेक्ट पैसिव फॉर्म जब होगा तो सब्जेक्ट के अनुसार या तो इज होगा या एम होगा या आर होगा, और V3 यानी वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल रूप होगा। और सेंटेंस देखिए, जैसे लीजिए, रहीम रीड्स ए बुक, ठीक है। यहाँ देखिए, रीड आपका वर्ब है और इसका ऑब्जेक्ट है बुक। यदि हम सवाल करते हैं, राम रीड्स ए बुक, राम एक किताब पढ़ता है। यदि मैं पूछूं आपसे कि राम क्या करता है, राम क्या पढ़ता है, सॉरी राम क्या पढ़ता है, तो आप क्या बोलेंगे, बुक। राम रीड्स ए बुक। यदि मैं सवाल करूं कि राम क्या पढ़ता है, तो आप क्या बोलेंगे, ए बुक। तो ए बुक जो हुआ, ये रीड जो आपका वर्ब है उसका ऑब्जेक्ट हुआ। तो क्या करेंगे, जब पैसिव करना होगा तो इस बुक को आप फर्स्ट में ले आएंगे। यदि पैसिव करेंगे, पैसिव करेंगे तो इस बुक को फर्स्ट में ले आइए, ठीक है। अब इस बुक के अनुसार इसमें से कौन होगा, इज होगा कि एम होगा कि आर होगा। वस्तुतः आपको यहाँ पर इज ही होगा, क्योंकि बुक जो है थर्ड पर्सन है और सिंगुलर नंबर है, इसलिए यहाँ पर इज आएगा। तो ए बुक इज हो गया। अब देखिए, ये जो रीड आपका वर्ब है, इस रीड वर्ब का जो है V3 यानी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म क्या होगा, V3। तो रीड का तीनों फॉर्म रीडे होता है, इसे जानते हैं आप। तो क्या हुआ, ए बुक इज रेड। ध्यान दीजिए, पहले जो सेंटेंस था रहीम रीड्स ए बुक, पहले था कि किताब को पढ़ने वाला कौन है, राम है। लेकिन इसमें क्या होगा कि बुक को पढ़ने वाला कौन है, राम होगा। इसलिए तो यहाँ पर देखिए, तो राम ए बुक इज रेड, यहाँ पर बाई लगाइए, ये बाई लगेगा, और ये रहीम जो है आप यहाँ पर ले आइए, ठीक है।
तो हो गया ए बुक इज रेड बाय राम, मतलब किताब राम के द्वारा पढ़ी जाती है। अब सेंटेंस सही होगा, और सेंटेंस दीजिए। आई राइट ए लेटर, ध्यान दीजिए यहाँ पर ये राइट आपका वर्ब है ना। आई राइट ए लेटर, इसे हिंदी में नहीं होता है मैं पत्र लिखता हूँ। यदि मैं सवाल करूँ कि मैं क्या लिखता हूँ, आंसर आप देंगे ए लेटर, तो ये लेटर जो हुआ ऑब्जेक्ट हुआ, ठीक है, लेटर हुआ। और किसका ऑब्जेक्ट है? ये जो राइट आपका वर्ब है उसका ऑब्जेक्ट है, इसलिए राइट जो है आपका ट्रांजिटिव वर्ब है। तो यदि ट्रांजिटिव वर्ब है तो उसका वर्ब उसका पैसिव वॉइस हो सकता है। तब क्या करेंगे पैसिव में, क्या करेंगे आप, ये लेटर को फर्स्ट में ले आएंगे, ठीक है। अब देखना होगा आपको कि इस लेटर ए लेटर के अनुसार इसमें से कौन होगा पैसिव फॉर्म, इज एम आर, यहाँ पर इज होगा क्योंकि ए लेटर जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो ए लेटर इज। अब ये जो राइट जो आपका वर्ब है इसका V3 यानी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म क्या होगा, यहाँ लिखा है ना V3 यानी पास्ट, तो इस ये जो राइट है उसका जो V3 होगा पास्ट पार्टिसिपल रूप जो होगा वो क्या होगा, रिटन। तो ए लेटर इज रिटन। अब ए लेटर इज रिटन, यदि देखिए आई, यदि आपको यदि आई को यदि आप चाहें तो एजेंट जो बाई के बाद में जो एजेंट लगता है आप चाहें तो आई को छोड़ सकते हैं, केवल आप लिख सकते हैं ए लेटर इज रिटन। लेकिन चाहें तो आप यहाँ बाई लगाइए, और आई का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है मी होता है, तो ए लेटर इज रिटन बाय मी, ठीक है। यदि हम चाहें तो हम केवल ए लेटर इज रिटन ही करके छोड़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन यदि लिखना चाहें तो आप आई का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है मी, बाय लगा करके आप यहाँ मी कर सकते हैं। तो क्या हुआ, ए लेटर इज रिटन बाय मी। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर आई राइट ए लेटर, पहला सेंटेंस है एक्टिव में, क्यों कि माने पत्र लिखने का काम आई के द्वारा हो रहा है, यानी आई जो है आपका डूअर ऑफ द एक्शन है। और इसमें क्या है, ए लेटर इज रिटन बाय मी, मतलब पत्र मेरे द्वारा लिखा जाता है। इसका मतलब है यहाँ पर जो ए लेटर हो गया ये आपको हो गया रिसीवर ऑफ द एक्शन, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे आप कि यदि सेंटेंस डूअर ऑफ द एक्शन के अनुसार होता है तो एक्टिव वॉइस में होता है, और यदि कोई सेंटेंस रिसीवर ऑफ द एक्शन के अनुसार होता है तो होता है पैसिव वॉइस। दूसरा बात, किसी ट्रांजिटिव वर्ब का ही पैसिव वॉइस हो सकता है। तीसरी बात कि देखिए माने प्रेजेंट टेंस से लेकर के और फ्यूचर टेंस तक जितना भी आप वॉइस बनाएंगे सब में आपको V3 आएगा। हर पैसिव वॉइस में आपका पास्ट पार्टिसिपल किसी भी वर्ब का जो थर्ड फॉर्म जो होता है V3 आएगा। V3 हर जब भी किसी भी सेंटेंस का आप पैसिव करेंगे तो V3 आएगा, ये तो मान लीजिए आप, ठीक है। अच्छा, तो आज का क्लास मैं यहीं पर एंड करता हूँ। अगले क्लास में मैं जो इसके बाद में जो प्रेजेंट टेंस का जो सेकंड काइंड है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। एक बात ध्यान, बस इतना ही चीज़ इन शॉर्ट मैं कहना चाहूँगा आपसे कि वॉइस जो होता है ये मानकर चलिए कि माने वॉइस किसी वर्ब का ही होता है, ठीक है। इसमें किसी भी पैसिव वॉइस में हमेशा V3 लगता है, ठीक है ना। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जब वॉइस करेंगे तो सब्जेक्ट के अनुसार इज एम
आर लगेगा। ठीक है, तो आज का क्लास मैं यहीं पे एंड करता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।